I am Asta, your social science educator, and today we are going to discuss a very important chapter of a class 10 geography textbook, that is resource and development. So ये बहुत ही important chapter है और ये first chapter है आपकी class 10th का, so इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. This is the part 1 of this complete chapter, and we will see how many parts we will make for this. I will try to cover it in 2 parts. We will check how will. So पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स, राइट. रिसोर्स होते क्या है? सी, रिसोर्स आर समथिंग दैट बेसिकली ही सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. अब ये तो होगी डेफिनेशन, है ना, बुक की डेफिनेशन जो हम सब पेपर में लिखेंगे और इसी से हमको मार्क्स मिलने वाले हैं. बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, किसी ऑब्जेक्ट में और किसी रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, राइट. रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे नीड से सेटिस्फाई करें ही करें, पर 3 पैरामीटर्स और हैं जिनको इनको सेटिस्फाई करने हैं, तभी हम इनको रिसोर्स कहेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट एज रिसोर्स. अब वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? पहला है टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी ऐसी जिससे हम उसको इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी कुछ ना हो जो आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है उसको डिराइव करने के लिए. जैसे एक प्लेट्यू से या फिर डेक्कन प्लेट्यू से मिनरल डिराइव करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन ड्राइविंग एनी मिनरल और रिसोर्स फ्रॉम हिमालयाज, है ना. हिमालयाज न्यू है, हिमालयाज इतने बड़े हैं, वहां से अगर हम कोशिश करेंगे उनको डिग करके एक्सट्रैक्ट करने की, सो इट विल बी वेरी टेक्नोलॉजिकल हेवी थिंग टू फॉर अस. सेकेंड इज इकोनॉमिकली feasible. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, है ना. आप क्लास 9 में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक आई है जो कि अब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा बताएगी. आई विल मेक वीडियो फॉर दैट एज वेल. तो इकोनॉमिक feasible का मतलब क्या है कि बिजनेस, सिंपल बिजनेस, है ना. आप किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट लगेगी, है ना, एंड प्रोडक्ट जो भी है उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, है ना. ऐसा ना हो कि कॉस्ट लगे बहुत ज्यादा और प्रॉफिट जनरेट हो गया बहुत कम, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत ज्यादा दिन तक ये काम चल नहीं पाएगा. थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. सी, बाकी तो चीजें तो सारी कंट्रीज के लिए सिमिलर ही है, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, इकोनॉमिक भी सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जुड़ ही गई है. पर कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. ये कल्चर हर जगह सेम नहीं हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी अभी क्या, कभी भी नहीं शायद ऐसा हो कि काऊ का मीट या फिर बीफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो प्रेवलेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रेवलेंट नहीं है. एंड वी एज अ कल्चर सी इट एज समथिंग अनएथिकल, राइट. पर अगर हम इसको यूरोप में देखें या रशिया में देखें या सेंट्रल एशिया में देखें, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. वहां पे दिस बीफ थिंग इज कैन बी यूज एज देयर रिसोर्स, ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज जो कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज सोशल साइंस ओनली, तो वो रिसोर्स में नहीं आएगा, ठीक है. तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिक फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है. तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप इसको अपने पीरियोडिक टेक्स्ट में जरूर से, अगर कोशिश हो सके तो प्लीज इसको इंक्लूड करिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड बोर्ड में एक्सपेक्ट, ठीक है. तो अब कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिसोर्स बनता कैसे है, क्या ऐसा बीच में प्रोसेस होगा जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिसोर्स बन जाएगा? कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. कोई मिनरल, कोई रॉक एक ऑब्जेक्ट होता है, वो रिसोर्स बनता है, बाद में रिसोर्स बनता है ना. बीच का क्या प्रोसेस है, बीच में क्या प्रोसेस है, उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसका मतलब उसको डेवलप होना पड़ता है थ्रू नेचर, थ्रू ह्यूमन बींग्स, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन, राइट. नेचर से ही हमको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, नेचर ही है जो हमको सारे रिसोर्स का प्रोडक्शन दे रहा है. फिर ह्यूमन बींग उनसे इंटरेक्ट करते हैं मतलब उसको अपनी तरह से मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको तो स्टोन्स मिल रहे हैं, शुरुआत में आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या जब हम लोग की नई नई स्टोन एज स्टार्ट हुई थी तो स्टोन से मिलते थे ना हमको. ह्यूमंस बीइंग ने उनको क्या करना करा, शार्प करना स्टार्ट करा, है ना. वुड को एक्स में बदलना स्टार्ट कर दिया, है ना. या फिर नॉर्मल हर्ब्स को मेडिकल हर्ब्स में बनना स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या है, ह्यूमन बींग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं नेचर को, जो कि हमारे काम के लिए तो अच्छा है ही, पर कई बार ये बहुत ज्यादा हो रहे थे तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है. थर्ड इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम
जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको और इजीली कर पाएँ। पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो अब हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना काम हो सके उतना स्पीडी प्रोसेस हो जाए। एंड थर्ड इज़ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर व्हाट? इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर फंडिंग, है ना? कोई चीज़ कल्चर में एक्सेप्ट कराने के लिए भी इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये आप जब सोशल साइंस बहुत डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कराने में या फिर क्रिटिसाइज करने में, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? जैसे कोई नॉर्मल रिवर है, अब ये रिवर तो नेचर की देन है, रिवर तो हमने तो नहीं बना दी। तो रिवर का वाटर नेचुरली अवेलेबल है। अब इस पे डैम बनाने का सोचना, ये तो ह्यूमन बीइंग के थिंकिंग थी, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग ने ऐसा सोचा कि अगर डैम बन जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। इंजीनियर्स इसके बारे में सोचा। अब सोचा तो ऐसा नहीं रात में निकले डैम बनाने के लिए, सुबह तक डैम तैयार है। अब उन लोगों को क्या लगेगा? टेक्नोलॉजी लगेगी, मशीन्स लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, है ना? इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सीमेंट लगेगा, ब्रिक लगेगा, जो भी लगेगा दे विल ऑल यूज इट, है ना? और उसमें टेक्नोलॉजी का भी पार्ट आएगा। लेकिन एंड थर्ड सॉरी फोर्थ पार्ट इज इंस्टीट्यूशन की अब उसकी फंडिंग कौन करने वाला है, राइट? उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसकी फंडिंग कौन करेगा, उसको प्रमोट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी फंड कर सकती है, प्राइवेट भी फंड कर सकता है, या फिर दोनों साथ मिलके भी फंड कर सकते हैं, ठीक है? तो रिवर का पानी नेचुरली अवेलेबल था, ह्यूमंस बीच ने सोचा कि चलो अब हम इस पर डैम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से डैम बन भी पाया, पर ये सब कुछ फंडेड कैसा था? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो ये इन चारों कंपोनेंट से मिलके हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से, एक नॉर्मल नेचुरल अकरिंग सब सो सॉरी फॉर दैट एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस से पहुंचते हैं कहाँ? नॉर्मल चीजों पे, ठीक है? अब है वाटर बिकम्स अ मतलब वाटर भी से क्या हो गया? वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। ऐसे वाटर वैसे भी रिसोर्सेज हम लोग के प्यास बुझाता है, हम लोग के बाकी कामों के लिए आता है, पर एज अ नेशनल रिसोर्स की अब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, डैम बन गया, ब्रिज बन गया, तो फॉर दैट, राइट? अब है आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? नॉट एट ऑल, है ना? इसका कोई यस नो मिडल आंसर नहीं है, इसका बिल्कुल आंसर है नो, ठीक है? क्योंकि हम लोग को बस ऐसा लगता है कि रिसोर्स फ्री है, पर इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो हम सब कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं आज ऐसे मौसम से, इतनी ज्यादा फ्लड से, या कहीं पे बहुत ज्यादा एरिड चीज़ों से, या फिर हम देखते हैं कि पैंडेमिक आ गया है, एपिडेमिक्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब यही कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, ये सोचे कि रिसोर्सेज तो फ्री है एंड वी शैल फ्रीली इंजॉयड। पर ऐसा कुछ नहीं है, रिसोर्सेज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर हम इनको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका जो भी नुकसान है वो हमें पे करना ही है, ठीक है? तो रिसोर्स का मेन जो मोटिव है वो क्या है? हमारे नीड को सेटिस्फाई करना, ठीक है? वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज थ्रू नॉलेज, स्किल्स, है ना? अवर इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, है ना? पर इन सब का काम करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रिसोर्स को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये भूल ही गए कि हमें रिसोर्स ऐसा रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि अपने ग्रीडी मोटिव्स के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल भी फ्री ऑफ चीज नहीं है ये, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सबको पे करनी पड़ रही है, ठीक है? अब है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, ठीक है? वैसे तो बहुत ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसका नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज था, कि रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, राइट? जो नेचर हमको प्रोवाइड करा। रिन्यूएबल्स वेरी इजी है ना, जो चीज रिन्यू हो पाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोलॉजिकल, क्रॉप्स, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सी, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैन बी काउंटेड एज रिन्यूएबल, पर हमारा इतना ज़्यादा इनको परेशान करना, इतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को परेशान करना, इनका एक्सटिंक्शन या फिर नेचुरल वेजिटेशन का ख़त्म होना, अब इनको थोड़ा-सा एक मिक्स टर्म में लाता है कि ये क्या सच में रिन्यूएबल्स बचे भी हैं? रिन्यूएबल्स बचे हैं साइंटिफिक टर्म्स में तो ऑफ कोर्स ये हैं, है ना? पर इनको भी ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिन्यूएबल है तो सोच के बिल्कुल ही इनको एक्सटेंड करते रहें, बिल्कुल इनको वेस्ट करते रहें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी सिंपली हमको पता है जो रिन्यू नहीं हो उसके उनको बनने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, जैसे हमारे सारे मेटल्स और, है ना, प्रीशियस मेटल, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल को डीजल, है ना, ये सब कुछ नॉन रिन्यूएबल में आ गया। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ रिसोर्सेज इज ह्यूमन रिसोर्स, है ना? वी ह्यूमन आर रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, ठीक है? हम
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक रिसोर्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी मटेरियल को रिसोर्स बनाया जाता है थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, वैसे एक नॉर्मल ह्यूमन से भी रिसोर्स बना जाता है। कैसे बना जाता है? थ्रू बेटर बेटर सिविक सेंस, थ्रू बेटर स्किल्स, थ्रू बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, थ्रू बेटर स्कूलिंग, थ्रू बेटर लिटरेसी। तो इन सब से हम एक नॉर्मल ह्यूमन से एक स्किलफुल और एक एसेट बन जाते हैं एक नेशन के लिए, है ना। पर कई बार क्या होता है, गलत भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्किलफुल बन जाने से, बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाने से, बहुत ज़्यादा मतलब करियर में ग्रो कर जाने से कई बार लोग इसको गलत तरह भी ले जाते हैं ना, कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए पर आपके मोटिव्स क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। सो आप एक कंट्री के लिए एसेट नहीं है ना, बल्कि लाइबिलिटी है उनकी, और एक तरह से बोझ है उनके लिए, कि आपको जल्द से जल्द इनको सुधारना है या तो बाहर निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स मैटर। हमारी कंट्री में क्वांटिटी की तो कोई कमी है नहीं पॉपुलेशन में, लेकिन क्वालिटी की अभी भी बहुत बड़ी कमी है। अभी भी हमें स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी कमी है, और लिटरेसी इज स्टिल एन बिग इशू। हमको पढ़ना है कि रिसोर्सेज तो बन गए, हमने उनका इस्तेमाल भी कर लिया, पर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से अब हमारी सोसाइटी की क्या हालत है, अब हम कैसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आज हमको मतलब अपनी लाइफ में उसके साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने बिल्कुल ही अंधाधुंध होके रिसोर्सेज इस्तेमाल करे हैं ना, टेक्नोलॉजी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और आज उसका इतना हार्मफुल इफेक्ट इन द थिंग्स ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन में हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रेटफुल एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा ग्रीडी हैं, है ना, कुछ कॉर्पोरेट्स इतने ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिसोर्स को इस तरह इस्तेमाल करा कि हमें इसका नेगेटिव इफेक्ट ही देखना पड़ गया, है ना। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन, वी आर पेइंग द कॉस्ट फॉर इट, है ना। कि अब पेट्रोल और कोल इतना ज़्यादा बाहर निकल गया कि आसपास के इलाकों में अर्थक्वेक आने लग गए, है ना। या फिर इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज से एयर पोल्यूशन हो गया कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, है ना, या फिर मास्क के साथ घूमना पड़ गया, या फिर अस्थमा के इश्यूज बढ़ने लग गए, ठीक है। सेकेंड इज अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जब भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है ना, सिर्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर टू डिफरेंट थिंग, है ना। ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है इंडिया की, पर क्या डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है? क्या ये जो ग्रोथ है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्यूमुलेशन जो है रिसोर्सेज का, मतलब जो डिपोजिशन है, वो कुछ ही लोगों के पास है। कुछ लोग ही हैं जो अमीर हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब थे बेचारे वो और ही गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की भी कमी है, और उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट का, है ना। कोई एक बिग कॉर्पोरेट है, वहाँ पे उस एरिया में मान लीजिए एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट विल दे डू? दे विल जस्ट, हाँ, दे विल जस्ट बाय अ एयर प्योरीफायर फॉर देम, है ना। एयर प्योरीफायर हर केबिन में लग जाएगा, हर जगह बिल्डिंग में लग जाएगा, तो एयर उनकी प्योरीफाई हो गई, है ना। बाहर आना पड़ेगा पर कम। पर जो रोड पे लोग रह रहे हैं, या जो आसपास के स्लम एरियाज में रह रहे हैं, उनको तो वही एयर का, है ना, वही एयर यूज करनी है। सो दे आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट, है ना, और उनको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। फिर है डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बढ़ता ही जा रहा है, रिच रिचर बनते जा रहे हैं और पुअर पुअरर बनते जा रहे हैं। आपने इसका कितना, इसका रिबेल होता है, कितना रेवोल्यूशनरी ये चीजें होती हैं, ये आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आई गेस पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। कि जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों में ना, मतलब रिसेंटमेंट बढ़ता जाएगा, लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा, लोग रोड पे आना भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, लोग एग्रेसिव होने लग जाएंगे। हम जब देखते हैं कि गर्मी बढ़ती है, कहीं कहीं पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, तो लोग कैसे रिबेल करते हैं, कैसे रोड पर आके वो धरना देते हैं या फिर ये सब करते हैं। सोशल साइंसेज, एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू, है ना, सब कुछ आपके आसपास ही है, बस आपको बस आँख खोलनी है। कुछ साइंस भी नहीं कि सोचना पड़े अरे ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, ये क्या है। बस सब कुछ आपके पास है, आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। आप ये सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से तो आप अपने आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे कि कैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। सी, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, है ना, या फिर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, या फिर रिवर ओशंस का पानी बढ़ना, या ओशन एसिडिफिकेशन होना, ये कंट्री ही तक नहीं सीमित है किसी, है ना, कि इंडिया में इंडस्ट्री लगी है तो इंडिया में ही पॉल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में होगा, है ना। कहीं पे पर्टिकुलर किसी एक पार्ट में ओशन गलत गंदा हो रहा है तो सिर्फ ओशन वहीं गंदा रहेगा, कहीं और सारे ओशन साफ रहेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये बाउंड्री क्रिएट कर दी लैंड रिसोर्सेज की, लैंड को बाउंड्री में ला दिया, पर बाकी नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी बाउंड्री के साथ नहीं रहते हैं, वो आराम से इधर उधर जा सकते हैं। इसी वजह से ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि हर तरफ ये प्रॉब्लम है ना। ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, नॉर्मल अच्छी सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो जाना, नॉर्मल सॉइल्स का डेजर्ट में बदल जाना, या फिर ओशन का पीएच लेवल बढ़ जाना, जिससे कि एसिडिफिकेशन होने की दिक्कत हो। ठीक है, फिर है, अब वही बेसिकली आपको यहाँ पे बताया गया कि कैसे दोनों चीजें कनेक्ट है ना। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई कि बिकॉज ऑफ रिसोर्स डेप्रीशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, व्हाट वी आर फेसिंग है ना, कि हम ये सब फेस तो कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम रिसोर्स को कंजर्व करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएं, और रिसोर्स की अच्छे से प्लानिंग करें। तो वन बाय वन हम इन तीनों को पढ़ना है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी कई बार पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना ही करना है, पर आगे वाली जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए। इट्स लिंक टू मिडिल पाथ, है ना। मिडिल पाथ बुद्धिज्म का बहुत अच्छा एक मैं कहूंगी टीचिंग है ना, बुद्धिज्म कल्चर का, कि वहां पे ना ही आपको स्टेरिसिटी में जाना है कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया, आप डेवलपमेंट करेंगे नहीं, सब कुछ बचा के रखेंगे, ना ही बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना है कि सब कुछ ही खराब कर दे रहे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल सारे पेड़ काट दो, सारे एनिमल्स को हटा दो, हम सिर्फ राज करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों को बैलेंस करके बीच का मिडिल पाथ लेके चलना है कि डेवलपमेंट भी हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, प्लस आगे जनरेशन को भी आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड development in the present should not compromise the need of future generation. Development must balance economic growth, social welfare, environmental protection. मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं डाला है, पर आप इस तीनों पॉइंट को ना ट्रायंगल शेप में डाल सकते हैं ना, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। से आपको लास्ट में पेपर जब आपका कभी होगा बोर्ड का, मार्च में या फेब में लास्ट में, तो उसमें सबको सब कुछ ही आता रहता है, इतनी प्रैक्टिस सबने कर ली होती है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा अपने स्कूल में ना अपने जितना मैंने पढ़ाया है, कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है या कुछ कुछ चीजें आ रही है। लास्ट तक सबको सब कुछ आता रहता है। अब लास्ट डे से सब कुछ मैटर करता है प्रेजेंटेशन पे, कि आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया है। एंड बिलीव मी, इवन 2 मार्क्स इन अ पेपर कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, है ना, इन योर परसेंटेज। तो आप प्लीज कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स से आधा मार्क्स ज्यादा गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी लोगों से। तो आप ऐसे डायग्राम्स, ऐसे फ्लो चार्ट्स ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट जो इन्वायरमेंट की हुई थी 1992 में, उसको हम कहेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अर्थ समिट इज नथिंग बट द मीटिंग ऑफ डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने साथ आके बात करी कि अब भाई बहुत पॉल्यूशन फैल गया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि 1992 का टाइम में आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, लोगों ने इंडस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया, और इफेक्ट्स दिखने लग गए हैं। तो आप सबने सोचा कि चलो हमको इस बात की मीटिंग करनी पड़ेगी, अब हमें इस बात के लिए भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्राजील में होती है, और वहाँ पे कुछ मेजर आउटकम्स उनके मीटिंग निकल के आते हैं ना, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे ग्लोबल हम साथ काम करेंगे। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितनी भी आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हैं ना, ये सब इन्हीं का, इसी का रिजल्ट है, इसी कन्वेंशन का रिजल्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या है ना, कि फॉरेस्ट का कैसे लगेंगे, फॉरेस्ट पे प्रिंसिपल क्या होगा, या फिर कोई फॉरेस्ट काटेगा तो उसकी कॉस्ट हमको क्या लेनी है, ये सब कुछ। ठीक है, और अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, राइट। और इसके साथ ही इस मीटिंग को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी यूएनसीईडी। तो हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं, इट्स जस्ट अनदर नेम। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी बुक में बताया गया है अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, है ना। एजेंडा 21 हमको अच्छे से पढ़ना है। एजेंडा 21 है 21st सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी आने वाली है, 1992 की बात है, कुछ ही साल बचे 21st सेंचुरी स्टार्ट होने में। सो उन्होंने सोचा चलो एजेंडा 21 बनाते हैं। ऐसे ही लास्ट ईयर भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग हुई है, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है बेलम में। ठीक है, तो बेलम 30 पैकेज, ये सब ऐसे आते रहते हैं नंबर से रिलेटेड, तो आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए। पहला है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है, यानी कि खत्म करना है। जो भी इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है इसको हमको अब रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके प्रोग्राम्स हम क्या देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना, तो सॉइल की हेल्थ को करना। तो ये सब, ये प्रोग्राम्स इन्हीं की तरफ, इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं
कि इन्वायरमेंटल में जो भी डैमेज हो चुका है इसको हम रिस्टोर कर सकें। सेकेंड इज इराडिकेटिंग पावर्टी, यानी कि पावर्टी को जितना हो सके उतना कम करना। ठीक है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी वेलफेयर स्कीम पावर्टी कम करने के लिए ही होती है। आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा नाइन्थ में, या फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के जितनी भी स्कीम्स आती हैं ये बेसिकली पावर्टी खत्म करने के लिए ही है। ठीक है, थर्ड इज कंट्रोलिंग डिसीजेस, है ना, कि डिसीज जैसा हमने देखा पैंडेमिक आया था कोविड-19 का। ठीक है, कैसे डिसीज एक कंट्री में नहीं रहती, सारी कंट्रीज में जाती है, फिर है ना सारी कंट्रीज को परेशान करती है जाके। तो आज हम ये जो आयुष मिशन देखते हैं, है ना, इंद्रधनुष मिशन देखते हैं, ये सब इन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए थे। ठीक है, ताकि डिसीजेस को कंट्रोल करा जा सके और ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम पे आ रहे हैं इनको कम करा जा सके। फिर है प्रमोटिंग ग्लोबल कॉपरेशन, जो भी अभी मीटिंग होती है ना, G20 मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ इंडिया में हुए थे, हर तरह के हर जगह के प्राइम मिनिस्टर आए थे, कितना ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा इसका पब्लिक डिस्प्ले हुआ था कि क्या ही हमारी कितना अच्छा कल्चर है सब कुछ। तो ये मीटिंग हुई किस लिए थी, इसीलिए हुई थी, है ना, क्योंकि उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उस समय, ऋषि सुनक जी, उन्होंने ये बात बोली भी थी अपने यूट्यूब पे वीडियो में कि कैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक कंट्री में सीमित नहीं होते हैं, वो हर कंट्री में जाएंगे, है ना, तो हमें साथ आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर है लोकल लेवल एक्शन। अब आपने सारे प्लान बना लिए, सारे डिसीजंस ले लिए, पर लोकल लेवल पे कुछ सोचा नहीं कि उसको कैसे लेकर आना है साथ में। सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। आप मीटिंग्स तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ इससे डिसाइड कर सकते हैं, पर अगर लोकल लेवल पे एक्शन नहीं हो रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क, है ना। ऐसा तो नहीं सकता हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया अब हम सबको साफ कर देंगे, पर साफ होगा कैसे? साफ होगा गलियों से, है ना, गाँव में जाके साफ होगा, साफ जा गाँव में जाके टॉयलेट्स बनवाने पड़ेंगे, गलियों की सफाई करनी पड़ेगी, स्लम्स को साफ करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, तो वो लोकल लेवल से होगा, है ना। इसीलिए इसमें म्युनिसिपैलिटी, पंचायत का रोल होता है, ताकि लोकल लेवल पे काम हो सके और लोकल लेवल से धीमे 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 हमारा पूरा कंट्री अच्छे से काम इसमें कर सके। ठीक है, सेकेंड इज रिसोर्स प्लानिंग। सी, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, आप टेंथ में है, आप भी प्लान करते होंगे आपको किस मंथ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, किस मंथ में कौन सा टेस्ट देना है, किस मंथ में कितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, कब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये क्या है, आपकी प्लानिंग का ये पार्ट है ना। अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू से एंड इट्स वेरी ट्रू, है ना, कि अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू फेल यू आर फेल टू प्लानिंग। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोलते शायद, थोड़ा फंबल कर गई मैं, कि अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं वैसे ही आप फेल है, इसका यही है। ठीक है, इफ यू आर फेलिंग इन प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। हाँ, ये है इसका। ठीक है, तो पहला है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करना है, इसके कुछ 3 स्टेप्स आपके बुक में बताए गए हैं, सिर्फ नाम दिए गए हैं, है ना। और कभी आपसे पूछा जाए, जितने भी मार्क्स में पूछा जाए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर शॉर्ट है तो 3 वही स्टेप्स लिख दीजिए, अगर ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसमें एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और बुक में वो शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पर रिसोर्स प्लानिंग का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि रिसोर्स को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है और सस्टेनेबली यूज़ करना है ना, कि फ्यूचर के लोग के लिए भी कुछ छोड़ना है ना, सब अपने लिए नहीं यूज़ कर लेना। ठीक है, अब है कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसके 3 स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले आइडेंटिफाई तो कर ले कि रिसोर्सेज हैं कहाँ कहाँ पे, है ना। हर पूरी कंट्री में हर जगह रिसोर्सेज नहीं फैले हुए हैं, है ना। कुछ कंट्री में ज्यादा, कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में रिसोर्सेज कम होते हैं, या होते तो हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ओशन के अंदर रिसोर्स है, पर एक्सेस भी तो नहीं कर सकते हैं, होगा रिसोर्स, हम क्या कैसे निकालें उसको बाहर। पर किसी प्लेट्यू में तो उसको रिसोर्स को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सर्वे करना रिसोर्स का, या मैपिंग करना, मेजर करना, एसेस करना उनकी क्वालिटी। जैसे कोल भी हर जगह सेम क्वालिटी का नहीं मिलता है, कुछ कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, उनका ऐश कंटेंट कम रहता है, हीटिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है, कुछ कोल थोड़ा कम क्वालिटी का रहता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है ना। इट्स लाइक कि आप एक घर में, आपने सोचा आज मैं कुछ अच्छा बना के दिखाऊंगा घर में सबको, ठीक है, कुछ अच्छा रेसिपी ट्राई करने वाला हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये करेंगे ना कि मुझको चाहिए क्या क्या, मैं बनाऊंगा क्या, उसमें क्या क्या लगेगा, यही तो करेंगे ना आप। तो आप अपनी लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या लगेगा, वो कहाँ कहाँ से आएगा, है ना, कि आपको मान लीजिए
आटा यहाँ से खरीदना है, चीनी वहां से खरीदनी है, ऑयल कहीं और से खरीदना है, बेकिंग प्रोडक्ट कहीं से और से मिलेंगे, उसके यूटेंसिल कहीं और से मिलेंगे। तो ये वही है ना बेकिंग लिस्ट कि आपको क्या क्या चाहिए और कहाँ पे वो सामान मिलेगा। सेकेंड इज डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, है ना, कि आप वो रेसिपी बनाएंगे कैसे, है ना, क्या चीज पहले पड़ेगी, कितने मेजरमेंट में पड़ेगी, है ना, ये सब कुछ, कैसे वो कुक होगा, ये सब कुछ है ना, कि अवन पे कुक होने वाला है कि चूल्हे पे कुक करना पड़ेगा कि हांडी में बनाना पड़ेगा, वो सब कुछ। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मतलब एग्जीक्यूट करोगे सिंपली, है ना, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे, मैन पावर कौन सा यूज होने वाला है, नॉर्मल लोग चाहिए, लेबर लोग चाहिए सिर्फ, है ना, या फिर स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए, है ना, या फिर आर्किटेक्ट चाहिए, ये सब बताना पड़ेगा। और कौन उसके फंडिंग करेगा, है ना, गवर्नमेंट फंडेड होगा, प्राइवेट फंडेड होगा, तो साथ में आके फंड करने वाले हैं, पब्लिक फंडिंग होने वाली है, क्या है वो सब भी आपको करना पड़ेगा। जैसे आप रेसिपी बनाओगे, अभी तो बहुत छोटे हो, तो आपको कौन पैसा देगा उसके लिए, आपकी मम्मी देंगे, आपके पापा देंगे, आपके रिलेटिव्स देंगे। तो वो सब इस वाले स्टेप टू का पार्ट है। द थर्ड स्टेप इज कि आपने तो रेसिपी बना दी, आपने सब कुछ कर दिया, बढ़िया इंग्रेडिएंट लिखे थे, सामान भी ले आए, फंडिंग भी मिल गई, सामान घर में भी आ गया, सब कुछ बन भी गया, सब कुछ रेडी है, ठीक है। पर जो भी आपने बनाया, क्या आपके घर वालों को वो पसंद भी है ना। मान लीजिए घर में किसी को पीनट से एलर्जी है और आपने पीनट का प्रोडक्ट बना दिया और उनको खिला दे रहा है, सो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो हम रिसोर्स निकालने जा रहे हैं वो हमारे प्लान से मिलता जुलता है कि नहीं है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, पर इट कैन बी यूज टू मेक एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना। तो आपके नेशनल प्लान्स क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको रिसोर्स कैसा डेवलपमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या बॉम्ब्स के लिए, ठीक है। आपके इकोनॉमिक प्लान्स क्या हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव सर्व हो पा रहा है कि नहीं सर्व हो पा रहा है। एवरीथिंग इन सोशल साइंस इज अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ओनली, ठीक है, कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कि सिर्फ बन तो क्या रिसोर्स और किसी का फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, बस रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्री मेजर स्टेप्स है। पहला आइडेंटिफिकेशन, अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाएंगे। सेकंड इज व्हाट, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आप कैसे रेसिपी को करने वाले हैं, क्या कुक पहले होगा, क्या पहले पड़ेगा, वो सब, और क्या मैन पावर लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी। और थर्ड इज आपके जो बनी हुई एंड प्रोडक्ट है वो प्लान से या फिर नेशनल के गोल से मिलते भी रहने चाहिए, ऐसा ना दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब है रिसोर्स प्लानिंग करनी ही क्यों है, रहने तो ऐसे ही सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, क्या जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करनी है क्योंकि हर जगह रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है। एक कंट्री में कहीं भी सॉइल खोदी और गोल्ड निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ ही पार्ट में ऐसा हो सकता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा अवेलेबल है, कंपेरेटिव एडवांटेज देखना पड़ेगा, है ना। अब हम कहेंगे हम सोलर एनर्जी लगाएंगे, पर हम लोग सोच रहे हैं इसको हम लगा दे मान लीजिए चेरापूंजी में, अब वहां तो इतनी बारिश होती है, क्या फायदा सोलर एनर्जी लगाने का, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो राजस्थान में सोचो चलो हम वहां पे लगाएंगे वो डैम बनाएंगे, पानी ही नहीं है बहुत ज्यादा, डैम लाके होगा, होने क्या वाला है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे हमको सोचना है कि कंपैरेटिवली एडवांटेज कहाँ पे किस चीज का है, उस हिसाब से वहां पे हमको वो चीज सेटल करनी है, ठीक है। लद्दाख में स्कैरसिटी है वाटर की, तो वहां तो डैम नहीं लग सकता, है ना। पर ठंड बहुत ज्यादा है, शायद हवा बहुत तेज चलती, तो विंड मिल्स कैन बी आ सॉल्यूशन देयर, है ना। राजस्थान में सोलर एनर्जी और झारखंड छत्तीसगढ़ में मिनरल्स की बहुत ज्यादा एनरिचमेंट है, तो उसके लिए, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग इज नीडेड टू एंश्योर अ प्रॉपर रीजनल डेवलपमेंट, राइट। प्रिवेंशन करना रिसोर्स डेप्लीशन का, रिसोर्स डेप्लीट हो रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी बारे में, आपकी पूरी बुक ही इसी बारे में है कि रिसोर्स डेप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका डेप्लीशन हमें कम करना है, रोकना है ना। पंजाब और हरियाणा में इतना ज्यादा एग्रीकल्चर होता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत डिप्लीट हो चुका है, तो वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलग लगाने पड़ेंगे थोड़े, अब ग्राउंड वाटर से काम नहीं चलेगा ना, इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स करना पड़ेगा कि सारे रिवर्स को जोड़ के सारा पानी वहां जाए, ऐसा कुछ अलग टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यही हमारा बेसिक है रिसोर्स कंजर्वेशन का, कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है। माइनिंग एक्टिविटीज तो चल रही हैं पर आसपास के विलेजेस को ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। माइनिंग की एक्टिविटीज चल रही है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको कैसे रिस्टोर करना है, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब अलाउ नहीं करना है ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। द फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इजी, कि आगे फ्यूचर जनरेशन को हमें करते हुए सस्टेनेबली ये काम करना है, ठीक है। सस्टेनेबल इज नथिंग बट द मिडिल पाथ ओनली, आप कोई भी काम करिए सस्टेनेबली करिए, अच्छे से काम होगा आपका, है ना।
ये तीनों चीजें हो गई। अब है, हाँ, रिसोर्स प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया गया है कि हम हिस्ट्री से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंस से पहले तो आपको पता ही है इंडिया का हाल, ब्रिटिश इंडिया कंप्लीट थी, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश इंडिया ने तो कुछ नहीं सोचा, उन्होंने पूरा रिसोर्स का हब समझा इंडिया को और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर करके अपनी कंट्री में शिफ्ट करा सिंपली। फिर जब इंडिपेंडेंस मिल गई हमें तो हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को लॉन्च करना स्टार्ट करा, यानी कि 5 साल के प्लान बनता था, उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर 5 साल बनेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। बहुत अच्छे से काम करा शुरुआती दौर में, पर धीमे 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 इसकी एफिशिएंसी कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म, है ना। कोई ऐसा प्लान था जो शायद 1 साल में कंप्लीट हो सकता था, पर हमने उसको 5 ईयर तक फैला दिया। अब वो बहुत लेट से हो रहा है, आराम से हो रहा है, सो के हो रहा है ना, एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पा रही है, कॉस्ट लग रही है, फालतू में गवर्नमेंट की रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, टैक्सेस जो हमने कलेक्ट करे इतनी मुश्किल से वो गलत जगह लग रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2017 में क्या होता है, 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर जाता है नीति आयोग के प्लान से। 3 टीयर प्लानिंग होती है वहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग को शॉर्टली कर लो, मीडियम वाले को मीडियम रेंज में करना है, यानी कि मीडियम टाइम लिमिट होना चाहिए उसके लिए, और लॉन्ग के लिए आप आराम से समय लो। प्लस इसमें स्टेट वाइज परफॉर्मेंस भी होती है कि जो स्टेट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो स्टेट कम परफॉर्म करेगा उसको कम रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव, है ना। तो ये डिसेंट्रलाइज कर देगा प्लानिंग को कि अब स्टेट लेवल भी, स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है, कि और पावर शेयरिंग में भी, कि कैसे नीति आयोग की इस मूव से स्टेट्स भी कोऑपरेट करते हैं प्लानिंग लेवल पे। पहले प्लानिंग लेवल में स्टेट का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं था, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल, है ना, ये सेंट्रल एक्सरसाइज थी बस एक। लेकिन अब नीति आयोग की वजह से फेडरलिज्म भी इनकलकेट हो गया इसमें, और स्टेट भी अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं और उनको एक मोटिव मिल जाता है अच्छा परफॉर्म करने का, कि जितना अच्छा परफॉर्म हम करेंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज और उतने अच्छा कॉपरेशन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। ठीक है, अब भाई इसका कंक्लूजन और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कंक्लूजन बेसिकली सिंपल सा है कि रिसोर्स को साथ ले लेके हमें कैसे कोई मटेरियल रिसोर्स बनेगा, टेक्नोलॉजी से, इंस्टीट्यूशन से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, अप्रोप्रिएट प्लानिंग और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से। ठीक है, रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, है ना, कि रिसोर्स ग्रोथ तो करा सकता है, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाओ और इंस्टीट्यूशनल स्किल, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आ जाओ, इन तीन चीज से भी रिसोर्स बन जाएंगे, डेवलप ग्रोथ हो जाएगी, पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, लोगों को चीज सही से नहीं पहुंच पाएंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लानिंग चाहिए, है ना, ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना भी है ना, और लोकल लेवल पे हमको जाके एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है रिसोर्स से डेवलपमेंट में आने के लिए, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। रिसोर्स ग्रोथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।